हम अपना अधिकार मांगते। भारत माता की यूपीएससी होश में आओ। एक बार हमारी मतभेद जो है यूपीएससी के साथ है और हमारे एस्पिरेंट्स के साथ कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं एक आवाज उठाने के लिए। होश में आकर बात करो। भारत माता की हमारी मांगे। विडंबना देखिए कि एक तरफ जो है देश में हिंदुत्व की बाढ़ चल रही है और दूसरी तरफ जो है यूरोपियन जो है नया साल भी मनाने का पूरा तैयारी हो रहा है। अब दोनों का सम्मिश्रण है और इस बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा गायब हो रहा है कि हमारे देश का जो भविष्य तय करते हैं, जो हमारे यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, यानी कि जो आईएएस और आईपीएस बनते हैं, उन्हीं के साथ भेदभाव हो रहा है और लोग जो है यूरोपियन कैलेंडर के हिसाब से भी नया साल मना रहे हैं और साथ साथ जो है हिंदू राष्ट्र के लिए जो है भगवान राम का भी जो है। चलिए अब इनसे ही बात कर। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, आप लोग जब यूपीएससी करेंगे कंप्लीट तो इस देश का जो है भविष्य तय करेंगे और आपको ही आज धरने पे बैठना पड़ रहा है, क्या हुआ आपके साथ? सर सबसे पहले तो निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सिविल सेवक बनना चाहते हैं और मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम देश का भविष्य नहीं तय करेंगे, हम देश में अच्छा समाज कैसे स्थापित हो सकता है, समाज का विकास कैसे स्थापित किया जा सकता है, उसमें एक सहयोगिता होगी, हमारी सहभागिता। दुनिया में सबसे टफ कंपटीशन, भारत ही नहीं दुनिया में सबसे टफ कंपटीशन जो है यूपीएससी को माना जाता है। आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि जो है ऐसा क्या है आपके सिलेबस में, भारत सरकार ऐसा क्या करती है जो टफ माना जाता है, क्या उसमें आपका दर्द छिपा हुआ है? सर टफ मैं यही कहना चाहूँगा कि टफ ये सिलेबस को लेकर के तो है ही निश्चित तौर पे, क्योंकि सिलेबस में आपको यूपीएससी अगर आपको क्रैक करना है तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा पहला, दूसरा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसैट का पेपर होगा। उसके बाद आपको मेंस के पेपर लिखने होते हैं जिसमें आपको GS1, GS2, GS3, GS4 करना होता है। उसके बाद आपको ऑप्शनल के 2 पेपर क्लियर करने होते हैं। इसके बाद आपको कंपलसरी 2 लैंग्वेज का पेपर क्लियर करना होता है। इसके अलावा एक एस्से का पेपर होता है। ये सारा पेपर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद जब मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड ऑन किया जाता है तब जो मेरिट लिस्ट बन के आती है उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वही फाइनली सेलेक्टेड माने जाते हैं। यानी टफ तो है। अब इसके बाद जो है ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों का। लेकिन अभी कोई स्टूडेंट कह रहा था कि 2020 में जब एपेंडेमिक चल रहा था, जो है देश में कोरोना काल चल रहा था, उस समय आपके साथ कुछ गलत हुआ आप लोगों के साथ, वो क्या मसला है? सर देखिए, जब 2020 में पैंडेमिक चल रहा था उस समय पे मैं आपको बस 2 उदाहरण देता हूँ, आप उस उदाहरण के थ्रू समझिएगा। मेरी जानकारी में एक मेरी मित्र कह लीजिए या मेरे से सीनियर कह लीजिए, वो उस समय पे प्रेग्नेंट थी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको कोरोना हो जाता है। जब कोरोना हो जाता है तो उनके जो बच्चे थे वो ट्विंस थे पेट में उनके, और वो दोनों बच्चे सबसे पहली बात तो मतलब डेड बच्चे उनको मतलब कि पैदा होते हैं। वो बच्चे जीवित पैदा नहीं होते हैं और दोनों बच्चे इस स्थिति में पैदा होते हैं जैसे उनकी बॉडी पूरी जल गई हो अंदर से जब वो बाहर आते हैं अपनी माँ के गर्भ से। पहली चीज, अब क्या इस परिस्थिति में आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना फेयर अटेम्प्ट दे सकता है सिविल सर्विसेज का? सोचिए उनके ऊपर क्या बीती होगी। हमारे बीच हमारे एक और मित्र हैं, उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया। आज प्रीलिम्स का पेपर है, उससे 1 हफ्ते पहले वो अपने पिताजी को खो देते। उस समय आपके साथ गलत हुआ, हमारे साथ आज अभी आपने रिफॉर्म्स की बात भी लिखी हुई है, यूपीएससी रिफॉर्म्स, तो इसमें क्या छिपा हुआ आपका? जी, रिफॉर्म्स का मतलब है सर यहाँ पे यूपीएससी में छोटी छोटी कई सारी खामियां हैं। खामियां मैं आपको गिनवा देता हूँ। इन्होंने प्रीलिम्स में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसैट का पेपर लाया। उस सीसैट के पेपर में सिलेबस ब्रीच का इशू है कि सिलेबस को तोड़ करके आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के क्वेश्चन पूछते हैं। पहली प्रॉब्लम यहाँ पे। दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट ये कहता है कि अगर आपको सीसैट के पेपर में उत्तीर्ण होना है तो आपको 200 में से 66 नंबर लाने पड़ेंगे,
जब आप परसेंटेज में इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये एग्जैक्टली 33% बनता है। ठीक है, अब यूपीएससी क्या करती है, अपनी मर्जी से किसी साल उसे अगर लगता है कि उसने कोई प्रश्न गलत पूछ लिया है या अगर उसे ऐसा लगता है कि किसी प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर सही हो रहे हैं तो वो उस प्रश्न को ही डिलीट कर देती है। अब जब प्रश्न को डिलीट कर दिया आपने तो आपका पेपर 200 नंबर का ना होकर के 198 नंबर का, या अगर एक से अधिक प्रश्न पूछ लिया डिलीट कर दिया आपने तो 196 नंबर का भी हो सकता है, बट तब भी आपको 66 नंबर ही लाने हैं उत्तीर्ण होने के लिए। तो इफेक्टिवली वो परसेंटेज 33 ना होकर के 33.x हो जाता है। अब वो x की जगह पे 0.2 लगा लीजिए, 0.5 लगा लीजिए, 0.9 लगा लीजिए। इसको कितना अटेम्प्ट मिलता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? कौन से SC OBC जनरल SC ST को ज्यादा मिलते हैं। कितनी बार मिलते हैं? एग्जैक्टली मैं अवेयर नहीं हूँ उनके अटेम्प्ट से, बट मुझे लगता है कि शायद वो 40 साल की उम्र तक दे सकते हैं अनलिमिटेड। अच्छा, मतलब आप वो ज्यादा देर तक जवान रह सकते हैं, दे सकते हैं वो बूढ़े नहीं हो सकते हैं? नहीं, बात बूढ़े होने की नहीं है। अब सरकार ने रिजर्वेशन की पॉलिसी है तो उसमें अगर उनको दिया है कि हर एग्जामिनेशन तो आपको क्या लग रहा है कि आप 6 साल में जो है बूढ़े हो जाते हैं, ऐसा होता है कुछ क्या? मतलब अब अगर हमें 6 अटेम्प्ट ही मिला है तो उस पे हम प्रश्न नहीं करें। ये भी हमारा कहना था, हमारे डिमांड से अपने रखा है कि अगर आपने 32 ईयर एज लिमिट रखा है अनरिजर्व्ड के लिए तो आप उसको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में ना बांधिए। एज फिक्स कर दिया ना आपने, कोई बात नहीं, आप एक चीज को फिक्स रहने दीजिए कि 32 साल की उम्र तक आप दे सकते हैं, फिर उसको 6 अटेम्प्ट और 5 अटेम्प्ट मत। देश की आज़ादी के 70 वर्ष हो गए और अब भी जो है इस देश में भेदभाव है क्या कि ये रिजर्वेशन कंटिन्यू रहना चाहिए? सर, अब रिजर्वेशन को लेकर के मैं मानता हूं कि मैंने काफ़ी पढ़ाई की है, संविधान पढ़ा है मैंने। जैसे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आता है टॉपिक, मैंने काफ़ी डिटेल में जा करके पढ़ा है। जिन चीज़ों को मैंने पढ़ा है और जो अनुभव किया है, मुझे ऐसा लगा है कि हाँ, रिजर्वेशन देना बिल्कुल सही नीति थी, बट मुझे ये भी लगा है और ये भी लगता है कि जिस पर्सपेक्टिव के लिए और जिस पर्पस के लिए रिजर्वेशन को दिया गया था वो पर्पस आज तक फुलफिल नहीं। बाबा साहब ने क्या लिखा था संविधान में? कितने दिनों तक के लिए 10 रहेगा? साल के लिए लिखा था उन्होंने। तो आज ये क्या हो रहा है? ये दादागिरी चल रही इस देश में। बस वही है कि रिजर्वेशन एक्सटेंड होता जा रहा है, बट इसमें क्यों एक्सटेंड हो रहा है? क्या दादागिरी हो रही है? जनसंख्या के बल पे दबंगई हो रहा है इस देश में? नहीं, जनसंख्या के बल पे दबंगई या इस प्रकार के शब्दों को कहने से मैं बचना चाहूँगा। नहीं, आप बचिए, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा ना आपसे। हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि रिजर्वेशन देना ना देना वो सरकार की नीति हो सकती है। मैं सरकार नहीं हूँ। अगर इस पे प्रश्न करना है तो मुझे लगता है कि अलग प्रकार का एक अलग तरीके का मंच होना चाहिए और उस मंच पे अगर मैं भी मौजूद रहूँगा तो मैं भी इस पे बात करने। देश को डेवलप तो आप ही करेंगे सर। डेवलप नहीं करूँगा मैं डेवलपमेंट में अपना रोल अदा करेंगे। आपसे बेहतर कोई नहीं करेगा। जो बेस्ट होता है, जो क्रीम होता है, आप तो इस देश के क्रीम है ना। तो आप ये बताइए कि जो हम इजराइल है, इजराइल भी डेवलप कंट्री में और आज तक हम डेवलप ही हो रहे हैं। अमेरिका भी डेवलप है और बरसों से डेवलप है, तो क्या वहाँ क्यों नहीं है रिजर्वेशन? सर, वहाँ का जो कल्चरल एस्पेक्ट है, वहाँ की जो हिस्ट्री है, आप अगर हमारे देश में रिजर्वेशन को पूछेंगे तो वो हिस्ट्री से ड्रॉ होता है। आखिर कितने साल में ये ठीक हो जाएगा? आपको क्या लग रहा है? मुझे कोई अंदाजा नहीं, कोई अंदाज नहीं है। ना मैं NSSO का मेंबर हूँ, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस का, कि मैं आपको बता दूं कि हाँ भैया इतने डेटा है मेरे पास। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, हम लोग आपकी बात पहुंचाएंगे आगे। अगर नहीं मानती तो अगला स्टेप क्या होगा? हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि सरकार हमें कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट्स दे। CSAT का पेपर फेयर तरीके से लिया जाए। जनरल स्टडीज के पेपर में रॉन्ग आंसर की का जो इशू है, 6-7 सवाल जो गलत आंसर की यूपीएससी दे देती है उनको सही किया जाए। ये सारे इश्यूज को सरकार कवर करे। और अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है या मान लेती है, मानना ना मानना दोनों सरकार के हाथों में है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हमारा प्रयास जारी रहेगा और हम पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ अपना प्रयास करते रहेंगे।